सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल 2 से 3 अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। पहले तो जो हमारे एयर क्रैशेस हो रहे हैं, हमने अपने पायलटों को खोया है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि आज मैं आपके साथ एक बातचीत करूं। कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है कि पिछले 1 दशक में यानी कि 10 साल में हमने लगभग 104 एयरक्राफ्ट को खोया है, यानी कि हर साल कम से कम 10 एवरेज, और 73 पायलट जो हैं उनको हमने खोया। तो इस मुद्दे पर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, और शायद ये दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ऐसा हो रहा है, कुछ इशारा इस तरफ भी किया गया है। तो क्या इसके पीछे के कारण है? क्या हमारी जो फ्लीट्स हैं वो इतनी पुरानी हो गई कि हमने पिछले 3 दशक से कोई फाइटर जेट राफेल को छोड़कर नहीं खरीदा, उस कारण जो है ये क्रैशेस हो रहे हैं? या हमारी ट्रेनिंग में कमी है पायलट्स की, या जो हमारे टेक्नीशियंस हैं वो रख रखाव मशीनों का सही नहीं कर पा रहे हैं? कई सवाल हैं सर जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप इन सवालों को क्लियर करें मेरे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए सर। हाँ राजेश, पहली चीज तो मैं, क्योंकि खुद ही पायलट था, खुद ही फाइटर पायलट था, एयरफोर्स में 34 साल काम किया। कोई भी एयर क्रैश हो और पायलट की या एयर क्रू की मौत हो जाए, जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट विमान हैं, पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, फ्लाइट सिग्नलर्स, जी। गनर्स। इस तरह से हेलीकॉप्टर में भी फ्लाइट सिग्नलर्स, गनर्स होते हैं। बहुत ही दुखदाई विषय है। देखो राजेश, एयरफोर्स में एक डायरेक्टरेट होता है, बोलते हैं उसको डायरेक्टरेट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी। उनके पास आजादी से लेके आज तक का आंकड़ा है। तो आजादी के से लेके आज तक 80 साल में कितने जहाज हमारे एयरफोर्स में क्रैश हुए, समझिए, आजादी से लेके अभी तक मोटा मोटी 80 साल समझ लो। जी। तो 80 साल में टोटल क्रैश जो है 800 से ज्यादा हो चुके हैं। ओके। एक और चीज है कि पिछले 80 साल में आजादी से लेके अब तक कितने एयर क्रू, पायलट, को पायलट, फ्लाइट सिग्नलर, फ्लाइट गनर, लोड मास्टर शहीद हुए हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 400 से ज्यादा। जी। तो अगर आप ट्रेंड देखो तो ट्रेंड ऐसा है कि हर साल ऑन एन एवरेज 10 एयर क्रैश हो जाते हैं और हर साल 4 या 5 एयर क्रू की मौत हो जाती है। अब क्या इंडियन एयरफोर्स में ये ज्यादा हो रहे हैं? देखो, इंडियन एयरफोर्स का कंपैरिजन हमें करना चाहिए हमारी जैसी जो एयरफोर्स है उसके साथ। हम कभी भी अपनी एयरफोर्स का कंपैरिजन किसी भी मामले में, फ्लाइट सेफ्टी के मामले में भी, यूएस एयरफोर्स या यूरोपियन एयरफोर्स के साथ नहीं कर सकते। ओके सर। देखो, माहौल अलग है। क्या हम हमारी फैक्ट्रियों की तुलना, नोएडा, गाजियाबाद में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, पीएसयूज हैं, क्या हम उनके वर्क कल्चर का तुलना अमेरिका के या यूरोपियन फैक्ट्रीज के वर्क कल्चर के साथ कर सकते हैं? नहीं। हमें जरा धरातल पे रहना पड़ेगा। दुखदाई विषय है। अब जो एनालिसिस डायरेक्टरेट ऑफ फ्लाइट सेफ्टी ने किया था, उसके हिसाब से पिछले कुछ सालों में जितने एक्सीडेंट हुए हैं, 60% के आसपास जो हैं उसमें, अब बोलना नहीं चाहिए, बोलने में थोड़ा दुख होता है, अजीब भी लगता है, 100 में से 60 के आसपास क्रैश जो हैं वो ह्यूमन एरर से हो रहे हैं, पायलट। ओके। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि पायलट की गलती है, लेकिन ठीक है, पायलट से भी, देखिए, हाई वर्कलोड होता है कॉकपिट में, खासतौर से फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में। बाकी उन्होंने कहा कि ठीक है, करीबन 30% एक्सीडेंट हो रहे हैं फिर से जी। इंजीनियरिंग वजह से या टेक्निकल वजह से, और करीबन 10% क्रैश हुए हैं पिछले कुछ सालों में दूसरी वजह से, मौसम हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। तो राजेश, क्रैश कम होने चाहिए। जी। अब मैं बताता हूं कि इसका एक ही तरीका है इंडियन एयरफोर्स में कि हम अपने
पायलट्स को और बढ़िया ट्रेनिंग दें, ताकि पायलट्स की वजह से 60% एट्रीब्यूटेबल टू ह्यूमन एरर पायलट हो रहा है, ओके। वो कम हो। अब देखो, एयरफोर्स बीच बीच में कदम लेने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि मैं पायलट था, मुझे इस चीज को मानना पड़ेगा कि क्या हम जितने बच्चों को हर साल एयरफोर्स में ले रहे हैं एज ए पायलट, क्या वो बेस्ट मटेरियल है? ओके, ये बड़ा पॉइंट है। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा जी। पॉइंट है। क्या हमारी सोसाइटी में से बेस्ट जो बच्चे हैं वो आते हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने बतौर पायलट? अब मैं एनडीए में भी रह चुका था बतौर इंस्ट्रक्टर, एनडीए से भी कैडेट्स जाते हैं एयरफोर्स में, जी। और मैं एयरफोर्स एकेडमी में भी रह चुका हूं। शायद दर्शकों को बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है, शायद दर्शकों को भी अजीब लगेंगे। बेहतरीन बच्चे एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए एज ए पायलट नहीं आ रहे हैं सामने। ओके। तो हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमें उतने बच्चे तो चाहिए ना ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल सर। तो हम कहते हैं चलो 10 में से 9 नहीं तो 10 में से 8 वाले को ले लेते हैं। देखो, पायलट्स के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। शारीरिक क्षमता बहुत जरूरत है। मैं मसल्स की बात नहीं कर रहा, मैं जी। बात कर रहा हूं कि फिजिकली एजाइल। पायलट्स को कभी भी 70 किलो सामान नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके हाथ पैर इतने फिट होने चाहिए जैसे जिमनास्ट के होते हैं, ओके। जैसे टेबल टेनिस प्लेयर के होते हैं। उसका ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए। ठीक सर। देखो, मैं दर्शकों को बताता हूं, ब्रेन जो पहलवान होता है, जो वेट लिफ्टर होता है, उसके ब्रेन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेकिन जो टेबल टेनिस खेलता है या जो राइफल शूटिंग में पार्टिसिपेट करता है, उस खेल के लिए ब्रेन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। एग्री सर। दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें, पायलट के लिए अलग तरह का ब्रेन चाहिए होता है। जी। तो ठीक है, जब हम भर्ती के पहले जब हम उसको एवेल्युएट करते हैं, चाहे वो एसएसबी हो या जैसे पीएबीटी होती है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, चलो 10 में से 9 नहीं है तो 8 वाले को भी ले लो, फिर भी पूरी वैकेंसीज नहीं हो रही हैं तो 10 में से 7 वाले को भी ले लो। ऐसा हो रहा है, कोई ऑफिशियली बोलेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब जब इनकी ट्रेनिंग चालू करते हैं हम लोग, अब मैं बताऊं, एक जमाना ऐसा था आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, कि 100 बच्चों ने अगर पायलट की ट्रेनिंग शुरू की जी। तो जो ढीले होते थे उनमें से 10, 20, 30 को उठा के बाहर फेंक देते थे। ओके। ये समझना पड़ेगा, देश की जनता को पता नहीं है। अगर 100 बच्चों की सिलेक्शन के, इतनी टफ सिलेक्शन के बाद हम उनको ट्रेनिंग चालू करते थे, ट्रेनिंग के दौरान पता लगता था कि यार ये थोड़ा इतना मानसिक शारीरिक तरीके से इतना चपल नहीं है, या एप्टीट्यूड की बात होती है। देखो, हर बच्चा एप्टीट्यूड, पता नहीं दर्शक समझेंगे कि नहीं, हर बंदा तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है। आप हर बंदे को इंजीनियर नहीं बना सकते, एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है। आप हर बंदे को वकील नहीं बना सकते, एप्टीट्यूड होना चाहिए। इस तरह से पायलट बनने के लिए भी कुछ खास एप्टीट्यूड की दरकार पड़ती है। ठीक है। तो नहीं है तो हम 100 में से 10, 20, 30 को उठा के बाहर फेंक देते थे। पायलट की ट्रेनिंग से निकालो, इसको नेविगेटर बना दो, इसको ग्राउंड ड्यूटीज में भेज दो, और कुछ नहीं तो इसको बोलो जा आर्मी ज्वाइन कर। मेरे टाइम में बताता हूं, मेरे बैच में से जो बच्चे ग्राउंडेड हो गए थे, मेरे बैच में, मैं 1978 की बात कर रहा हूं, तो उनमें से कुछ ग्राउंडेड, उनको बोला जाओ आईएमए ज्वाइन करो। और उस वक्त आर्मी और एयरफोर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि हम जिन बच्चों को ग्राउंड कर देंगे, कि भाई हवाई जहाज नहीं उड़ा पा रहा है वो, ठीक है, उनको आईएमए में सीधी भर्ती हो जाती थी, आईएमए में ट्रेनिंग के लिए बतौर आर्मी ऑफिसर। अब वो सब खत्म हो गया। अब भारत सरकार का दबाव है कि 100 बच्चों को लिया था, 100 में से 100 को पायलट बनाओ। ये देश की जनता को पता नहीं। तो जब आप 100 बच्चों को, 100 में से 100 को देश पायलट बनाओगे, तो फिर आपको ऐसे लोगों को भी पायलट बनाना पड़ता है फाइनली, जो कि शायद उसके काबिल नहीं थे। ट्रेनिंग के दौरान पता लग जाता है ना, गुरुजी
जो उस्ताद होता है उसको पता लग जाता है ढीला कौन है। बिल्कुल सर। जी राजेश। जी, ये बड़ी अहम एक ऐसी जानकारी आज आपने दी है, मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी चौंकेंगे ये जानकर। लेकिन ये है भी सर, क्योंकि जो देश की क्रीम है मुझे लगता है वो आज बाहर जाना चाहती है, उसके पास प्राइवेट जॉब्स हैं। वो क्यों चाहेगा कि इतनी जोखिम भरी जॉब ले, और वो क्यों चाहेगा कि 50 साल पुरानी मशीनों को वो उड़ाए?